So good morning everyone. So good morning everyone. I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर. सो लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं. पहला जो टॉपिक आप देख सकते हो दैट इज सार्कोपेनिया करके एक टॉपिक आपके लिए बनता है. सार्कोपेनिया क्या मतलब है, बस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेंशन्ड है, ये डिस्कस करेंगे. देन एंडोक्राइन सिस्टम एंड टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस. प्रीलिम्स का प्रश्न, यहाँ भी प्रीलिम्स का बनेगा, इधर भी प्रीलिम्स का टॉपिक है. नाइजीरिया और भारत का, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया का विजिट करेंगे, इसलिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाइजीरिया के कंटेक्स्ट में. तो ये आईआर का टॉपिक है. कैनेडियन एसडीएस वीज़ा ओवरव्यू, ये थोड़ा ब्रीफ में देख लेंगे. अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट एजीओए आईआर का टॉपिक है. एपीओ ई4 जीन वेरिएंट एक टॉपिक बनता है. गुलाग हिस्ट्री म्यूजियम, ये न्यूज़ में कल्चरल आस्पेक्ट. ये जोग्राफी का एडवांस टॉपिक है, जोग्राफी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है. और फिर डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है. फिर मेंस का जो प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर. तो ये सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ मेंस का क्वेश्चन देख लो. व्हाट रोल बायोडाइवर्सिटी हैज़ ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. बायोडाइवर्सिटी पर क्या जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, इसको देख लो. व्हाट रोल बायोडाइवर्सिटी हैज़ ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना आंसर सेंड कर सकते हैं सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आज ऑफर ऑफ द डे देख लो, 50% ऑफ है. ये टेस्ट सीरीज़ है इस साल की. अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मोर देन 1000 पेजेस के प्रीलिम्स से रिलेटेड. ठीक है, जिसमें डिफरेंट सोर्सेज से जो एमसीक्यूज़ हैं, खास जो करंट अफेयर्स हैं, एडवांस करंट अफेयर्स के, वो सारी चीज़ें रहेंगी विद सॉल्यूशन. उनको आपको रोज पढ़ना है, उसी पर बेस्ड टेस्ट होंगे. इस पर टेस्ट जो है स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों का है. आज टेस्ट नंबर आई थिंक 7th का जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा. टेस्ट नंबर 7th का सिलेबस मिल जाएगा. टेस्ट आप लोग जरूर से दो और साथ में इसका जो ये आपको नोट्स मिल रहे हैं इसको पढ़ो. लास्ट में ये कंप्लीट आपका नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान में रखना. और ये बहुत अल्टीमेट कंटेंट है. पिछली बार आप चाहो तो वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, आप परफॉर्मेंस देख लो प्रीलिम्स का, यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत सारे प्रश्न जो आए थे, और इसलिए मैं पहले से ही कंटेंट बना के आपको अपलोड करा रहा हूँ. तो ये कंटेंट आपका पड़ेगा, आपको बस उसको पढ़ते जाना है. जो जो चीज़ें आएंगी उनको पढ़ते जाना है, इधर उधर नहीं जाना है. नहीं लास्ट में आपको कोई कंपाइलेशन सर्च करोगे वहाँ से कोई प्रश्न मिलेगा नहीं. दैट इज़ द केस. इस पर 50% ऑफ है. 900 के आसपास अमाउंट है. अब मैंने फिर कहा 900 1000 प्लस पेजेस भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ और 30 टेस्ट भी है. ठीक है, ये याद रखना, इसका कोई ऐसा. तो ये एम है कि आप इन चीज़ों को पढ़ो और सीरियसली लें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और या फिर आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो. वेबसाइट पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, वहाँ से भी आप जो ये टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, आकलन सीरीज़ जो है आज उस पर ऑफर नहीं है, तो आप लोग अभी डिसाइड नहीं किए हो तो जल्दी से डिसाइड करो कि नेक्स्ट जब ऑफर आए तो उस पर आप लोग ज्वाइन कर लो. शुरू करते हैं. यहाँ पे देखते हैं साइंस बिहाइंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हैवी लिफ्टिंग. तो हैवी लिफ्टिंग तो कोई नहीं पूछने वाला, बट यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखना है, एंड दैट इज सार्कोपेनिया. ठीक है, सार्कोपेनिया क्या है, तो ये बेसिकली है कि जब जैसे जैसे एज बढ़ती है उससे जो मसल्स लॉस है, दैट इज एज रिलेटेड लॉस ऑफ मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ, इसको हम सार्कोपेनिया शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. और इसमें क्या है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल, मतलब क्योंकि मास का लॉस है तो बॉडी इतनी स्टेबल नहीं रहती है, तो कई सारी फैक्टर्स होते हैं. लाइफस्टाइल हमारी कैसी है, कई बीमारी है, एजिंग है, ये सब सार्कोपेनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन एंड फ्लेम ऑफ होप. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें जानना है. यहाँ पे आपको याद रखना कि लगर है, अच्छा ये कंसेप्ट आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जैसे जनरल साइंस है, अगर आपने उसको पढ़ा है तो वो भी बहुत अच्छा है. तो जनरल साइंस में क्लास 10th में पढ़ा होगा तो पैनक्रियाज और इंसुलिन और एक आइलैंड ऑफ लैगरहैंस, ये बहुत सारे कुछ टर्म्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर से सुने होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में, बाकी बहुत इसमें डिटेल्ड है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इतना आपको याद भी नहीं रहेगा और उतना ज़रूरत भी नहीं है. तो इसको देखते हैं. पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो आप एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम के मतलब क्या है, ये जो है हार्मोन रिलीज करता है. ठीक है, जैसे हार्मोन्स का क्या रोल होता है, हार्मोन्स बेसिकली जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है. जैसे
कोई भी हमारे मेटाबॉलिक बहुत सारे जो शरीर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनमें हार्मोन का एक रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे चाहे आप जब ये सिस्टम की हम बात करते हैं, हार्मोन हार्मोन रिलीज है, हार्मोन का प्रोडक्शन भी यहाँ होता है और हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन में भी एक महत्वपूर्ण रोल है। जैसे हार्मोन्स जो है ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से ट्रैवल करते हैं और फिर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में रीच करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम के अलॉन्ग ये काम करता है जिससे कि ब्रेन के अंदर इंस्ट्रक्शंस भी जा सके। अब जो पेनक्रियाज है उसका डुअल फंक्शन ऑर्गन इसे कंसीडर करते हैं। पहला एंडोक्राइन रोल है, मतलब ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंसुलिन जो आपका पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज के अंदर आपका क्या है, जो इंसुलिन है, इंसुलिन बेसिकली प्रोड्यूस होता है और उस बेसिस पे जो ब्लड शुगर लेवल है इंसुलिन के माध्यम से ही जो ब्लड शुगर लेवल है दैट इज ऑल्सो मैनेज्ड। एक्सोक्राइन जो रोल है कि ये जो सिक्रीट करता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पे पेनक्रियाज अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा बॉडी ऑर्गन है विच हैज़ अ डुअल फंक्शन रोल, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका डुअल फंक्शन रोल है, तो आपको याद रखना है कि दैट इज पेनक्रियाज। और ये जो इसका एंडोक्राइन रोल भी है और उसके बाद एक्सोक्राइन रोल भी है। तो दोनों रोल है इसके, एंडोक्राइन रोल भी है और एक्सोक्राइन रोल है। तो एंडोक्राइन के अंदर ये इंसुलिन रिलीज कर रहा है और एक्सोक्राइन जो है वो सिक्रीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है जो हमारे डाइजेशन के लिए मदद करते हैं वो भी कुछ जो है आपके रिलीज एक तरीके से होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। दूसरा देखा जाए कि डायबिटीज मेलिटस T1 DM की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोइम्यून डिजीज जो कि अटैक करता है, जैसे जब ये ऐसी स्थिति होती है तो क्या है, पॉसिबिलिटी होती है कि जो ऑटोइम्यून का मतलब है कि आपका शरीर की जो इम्यूनिटी है वही आपको अटैक करे, तो ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। तो ये जो ऑटोइम्यून डिजीज है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स, मतलब जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स से ही जो इंसुलिन बन रही है तो उस पर डायरेक्टली टारगेट जो है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम करता है, इस कंसिडरेशन में देखा जाता है। तो मेनली चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है, लगभग 9 मिलियन लोग ग्लोबली इससे अफेक्ट भी होते हैं। इसका नोन मतलब इसका कॉज अननोन है, बट जेनेटिक फैक्टर मतलब जीन रिलेटेड फैक्टर्स बोले गए कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे नवंबर 14 आपका वो किया जाता है, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स आपको इतना याद नहीं रखना, आजकल तो हर घर घर में डायबिटिक पेशेंट भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ 1869 के अंदर पॉल लैंगरहैंस जो है उन्होंने डिस्कवर किया आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियाज, जिनके माध्यम से जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। तो ये आपको ये टर्म याद रखना कि आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो है क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, तो जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस की जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा टर्म्स आपको याद होना चाहिए कि आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस मतलब ये इट इज़ रिलेटेड विद द जो लोकेटेड कहाँ पैनक्रियास के अंदर, और वहाँ से ही जो फॉर्मेशन आपका होता है दैट वी कॉल इट एज जो फॉर्मेशन आपका होता है दैट वी कॉल इट एज जो इंसुलिन के फॉर्मेशन में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेवरेज सिमिलैरिटी कॉम्प्लीमेंटैरिटी इन नाइजीरिया। ठीक है, तो ये थोड़े से कुछ टर्म्स है। तो देखो क्या होता है कि ये IR का टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स मतलब जनरली बहुत ही कम आते हैं। भारत का फोकस अफ्रीका में बहुत अधिक, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अफ्रीका में भारत क्यों इतना फोकस कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जो माइंड मैप आपके लिए बनाया हूँ उसके माध्यम से डिस्कस करूँगा। ये माइंड मैप जो जिसका डिस्कशन मैं करूँगा, बाकी कंटेंट आपको मिलेगा, बाकी माइंड मैप और ये सब उन्हीं को मिलेगा जो प्रहार बैच का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जो बच्चे प्रहार बैच का हिस्सा है उन्हीं को ये माइंड मैप शेयर्ड होंगे। तो यहाँ पे आप देख लेते ये कंटेंट आप सभी को मिलेगा, इसको भी मैं डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पे हम लोग जो है वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो इस जगह पे भारत फोकस, मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं। तो नाइजीरिया के अंदर जो है नाइजीरिया के अंदर बेसिकली भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाने वाले हैं। आई थिंक अभी 16-17 ऑफ नवंबर को जाने वाले हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो इसको देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। पहला विजिट है 17 साल में अफ्रीका का। आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्यों इतना इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, अफ्रीका का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। दूसरा ये क्या है कि हम अपना जो नाइजीरिया के माध्यम, आप देखोगे बहुत सारे लोग नाइजीरिया में रहते भी हैं, भारत के बहुत
सारे लोग हैं। तो यहाँ पे खासतौर से इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोकस है, लगभग 150 कंपनीज भारत की काम करती है। इन्वेस्टमेंट भी एस्टिमेटेड है इंक्रीज होगा, बायलैटरल जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा। देखो ये वैल्यू आपको याद नहीं रहेगी, बट आपको ये टर्म याद रखना है कि अगर किसी देश के साथ हम अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक आर्थिक जो कोलैबोरेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट आ गया, बायलैटरल ट्रेड आ गया, और ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद कल्चरल एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जैसे भारत में बॉलीवुड और बहुत सारे ऐसे वहाँ प्रेजेंस है, काफ़ी सारे मतलब चीज़ें, इंडियन ब्रांड्स वहाँ प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग, लगभग 50,000 के से भी ऊपर लोग इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय लोग हैं वहाँ रहते हैं। और कई सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, हमें गवर्नेंस इंप्रूव कराना है, सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट वहाँ है। जैसे है ना, जैसे मतलब आपस में अगर देखा जाए कि दोनों देश आपस में कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक देखोगे कि जैसे एक आप देखोगे जब हम सिमिलर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो यू कैन हाईलाइट दिस पे, जैसे हम भी गरीबी फेस कर रहे हैं, वो भी है, आर्थिक डिस्पैरिटी इन इनक्वालिटी भी देखने को मिलता है, गवर्नेंस पार्ट इंप्रूव करना है। उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न भी है, टेररिज्म जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जैसे कई सारे एक्टिव है, जैसे बोको हराम जैसे टेररिस्ट ग्रुप भी एक्टिव है, तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलता, मतलब कहा जाता है कि है, बट वहाँ पे मतलब ये चीज़ें भी है, तो ये कंसिडरेशन देखना है। अब लीडरशिप चेंज है, जैसे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बोला तिनुबू, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लेकर आना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज जैसे सब्सिडी विड्रॉल और करेंसी कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, वो उसको मतलब देखना चाह रहे हैं, उस चीज़ को फेस करना चाह रहे हैं। और है ना, तो उसमें भारत भी चाहेगा कि क्या मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या चीज़ें हैं, भारत उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, ये सारी चीज़ें। और नाइजीरिया एक स्ट्रेटजिक लोकेशन तो है ही, साथ में अफ्रीका में भी उसका एक महत्वपूर्ण रोल है, तो उसके साथ अगर हम जुड़ते हैं तो एक अफ्रीका के साथ कनेक्शन भी हमारा काफ़ी इंप्रूव और इंक्रीज जो है वो होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हमारा जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या हो सकता है, स्ट्रेटजिक एरिया ऑफ कोऑपरेशन की बात किया जाए कि स्ट्रेटजिक एरिया ऑफ कोऑपरेशन आपका क्या क्या हो सकता है, तो एक तो हाइड्रोकार्बन्स है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स है, ऑयल और गैस सेक्टर्स में कोऑपरेट करना, डिफेंस में है ना, कई ट्रेनिंग और ये डिफेंस में हम साथ कर रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ है, एजुकेशनल एक्सचेंज और हेल्थ केयर में हमारे पार्टनरशिप है। रोड ब्लॉक्स क्या है, मतलब कई सारे, जैसे मान लो ट्रेड में जो आर्थिक रिश्ते हैं वो उसमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ, व्यापार में डिक्लाइन हुआ कई फैक्टर्स की वजह से। फिर यहाँ पे क्या है कि लाइक वहाँ पे ये भी है कि जैसे क्रूड ऑयल, नाइजीरिया में ऑयल का भी काफ़ी है, तो बट वहाँ पे भी काफ़ी मतलब इनफॉर्मल चीज़ें भी काफ़ी हैं, सिक्योरिटी कंसर्न भी कई रेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो बायलैटरल है, बायलैटरल रिलेशनशिप उसको इंप्रूव और इंक्रीज करना है, और रेगुलर बातचीत करना। अगर 17 साल में हम मिल रहे हैं, 17 साल में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे रिश्तों में भी काफ़ी दूरी। आप भी अगर सोचो कि अगर इफ़ यू हैव टू मेंटेन रिलेशन विद समवन, अगर आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो और कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो रिश्ते कहाँ से बनेंगे। तो ये भी एक चीज़ें हैं जो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि नाइजीरिया का देखा जाए तो एक बहुत लॉन्ग टर्म हाइड्रोकार्बन सप्लायर है, मतलब ये ऑयल और ये सब में बहुत ज़्यादा इसके डिपॉजिट्स हैं, तो एक तो लॉन्ग टर्म इसका जो हाइड्रोकार्बन सप्लायर है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा ये कहा गया कि डिफेंस सर्विसेज में भारत की ज़रूरत है, हो सकता है नाइजीरिया हमारे बहुत सारे डिफेंस की चीज़ें खरीदे भी। उसका टेररिज्म कॉम्बैट किया जाए तो उसमें भी भारत मदद कर सकता है, जैसे बोको हराम जैसे ग्रुप हैं। उसके बाद इंडिया का जो रोल है हेल्पिंग स्टेबलाइज नाइजीरियन इकोनॉमी, वो भी हो सकता है, नाइजीरिया की इकोनॉमी को एक पटरी में लेकर आने में भारत एक फोकस जो है वो कर सकता है, ये भी एक है। मतलब नाइजीरिया की भी काफ़ी सारी जो एक्सपेक्टेशन देखने को मिलता है, तो कई सारे एरिया में हमारा व्यापार जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। पेट्रोलियम है, फूड स्टफ और इन सब वे में, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं, कुछ वो हमें दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया उसमें डिक्लाइन है, तो उसमें हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर कई सारे लेवल पे आईटी है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, इन एरियाज़ में हम साथ में काम कर सकते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे नाइजीरियन जो प्रेसिडेंट्स एज अ डिफेंस ऑफिसर 1960 से काफ़ी सारे हैं, तो उनको हमने ट्रेन भी किया कि अगर आप डिफेंस ऑफिसर, मतलब जैसे हमारे भी देश में जो पूरा जो आर्म फोर्सेस है उनके हेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं, तो ऐसे उनके भी है, तो उनको कैसे ट्रेन, उनको कैसे वो उसको गवर्न कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है देखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आप देख लेना, यहाँ से ये सारी चीज़ें कि भारत और नाइजीरिया के बीच में क्या क्या चीज़ें, हाइड्रोकार्बन हो गया, डिफेंस कोऑपरेशन होगा, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ में पेट्रोलियम, फूड स्टफ, फार्मास्यूटिकल, और जगह पे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आईटी,
बैंकिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन। तो ये फटाफट आप अगर माइंड में क्लियर है, जैसे अगर आप इंडिया नाइजीरिया रिलेशनशिप में कोई पॉइंट लिखते हो तो ये पॉइंट अगर आपके मन के अंदर है तो फटाफट आप चीज़ें कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। यू हैव द पॉइंट्स, यू कैन राइट कि अच्छा ये एरियाज है, यहाँ पे कोऑपरेट कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 जो मेंस है, अगर आप साल भर का आईआर की चीज़ों को अच्छे से कवर करते हो तो आप सारा हैंडल कर लोगे और अच्छा, मतलब 40-45 नंबर होते हैं उसमें, अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। और आईआर के लिए इधर उधर कुछ नहीं करना, आप इन सेशंस को अच्छे से करते हो या प्रहार बैच का हिस्सा है या करंट अफेयर्स के जो मेरे क्लासेस, अगर आप उनका हिस्सा बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इसमें कोई इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइंड मैप है जो प्रहार बैच के जो लोग हिस्सा हैं उनको ये माइंड मैप मिलेगा, ये है ना, ये पीडीएफ फ्री पीडीएफ में नहीं होगा। तो इसमें आप देखो कि पीएम का विजिट नाइजीरिया में, डेट और ये सब मेंशन है, की थीम विजिट का क्या है, शेयर्ड चैलेंजेस क्या है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है, स्ट्रेटजिक एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, रोड ब्लॉक एंड फ्यूचर डायरेक्शन है, नाइजीरिया लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिवनेस क्या है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, हिस्टोरिकल टाइज क्या है। एक पीडीएफ में कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, फटाफट आपका हो जाएगा। अब देखो इन सब बनाने में समय लगता है, आज ही का टॉपिक है और ये चीज़ें कंटिन्यू रहे, सस्टेन रहे, लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं। तो इसमें मैं जो प्रहार बैच का हिस्सा है बच्चे, उन्हीं को ये चीज़ जो है अवेलेबल रहेगी, जिससे मैं इसे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसको जब प्रिपेयर करते हैं टाइम भी काफ़ी लगता है, लॉजिस्टिक्स भी बहुत सारी है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ विल एसडीएस वीज़ा मूव हिट स्टूडेंट्स। अब इसमें थोड़ा सा बस हम देखेंगे कि एसडीएस वीज़ा क्या है। सेशन अगर आप देख रहे हो, देखो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है, और लाइक बटन जरूर से प्रेस करना, सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐप में अगर आप क्लासेस देखो तो कोई क्वेरी है तो आप लोग जरूर से हाईलाइट कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे कैनेडियन एसडीएस वीज़ा की अगर बात किया जाए कि ये जो एसडीएस वीज़ा है, तो एसडीएस वीज़ा जो लॉ है ना, तो ये आपकी लाइक मेनली क्या है कि ये जो वीज़ा है बेसिकली क्या है कि जो परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलर फ्रॉम इंडिया और कुछ और देश है, उसको चीज़ों को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन किया जाए। मतलब जैसे मान लो टारगेटेड इंडियन स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स है, जो एसडीएस वीज़ा है, ये एक तरीके से इट सर्व्स एप्लीकेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, जैसे ब्राज़ील, चाइना, वियतनाम है। इसमें फास्टर प्रोसेसिंग है, रिड्यूस्ड एप्लीकेशन फ़ीस है, ये है। तो यहाँ लो एप्लीकेशन फ़ीस भी आपकी होती है। तो स्टूडेंट्स जो मीटिंग जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं तो वो तुरंत जो उनका डिसीजन है फटाफट वीज़ा से रिलेटेड हो जाए। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस भी इसके माध्यम से सिंप्लीफाइड है, आसान है, ये है इस वीज़ा अगर कंसिडर किया था। फिर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं। एप्लीकेंट जो है कंफर्म्ड एडमिशन किस में जो भी लर्निंग इंस्टीट्यूट है उस पर बताएं कि हम यहाँ पढ़ेंगे, तो उसे तुरंत एसडीएस वीज़ा उनको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूरी है। तो यहाँ पे कैनेडियन जो एसडीएस वीज़ा है ये 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें खासतौर से कॉस्ट इफेक्टिव पाथवे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। और इंडिया कनाडा रिलेशनशिप में आप मान लो कि जो भी थोड़ा सा नीचे चीज़ें गई थी, उससे थोड़ा सा इश्यूज वहाँ जो हैं उनको फेस करना पड़ा था, लेकिन अब चीज़ें दोबारा से जो यूएस में जो चेंजेस हुए हैं उस वजह से दोबारा से कनाडा के अप्रोच के अंदर आपको अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीकन एक्सपोर्ट होप फॉर द बेस्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक जो टॉपिक आपके लिए निकाला है, जो 2-3 जगह यहाँ पे मेंशन्ड है, AGOA। मेरा मानना है कि इस टॉपिक को यूट्यूब में लोगों ने नहीं कवर किया होगा, ठीक है, बाकी किया हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसे खास तौर से हमें जो टॉपिक आईआर का टॉपिक है वो देखना है, अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट। ये थोड़ा ब्रीफ में हमें आइडिया होना चाहिए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि ये जो, अगर आपसे अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यूएस और सब सहारन अफ्रीका की अगर बात किया जाए, सो यूएस और सब सहारन मतलब ये जो रीजन है, इसमें किस तरीके से व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। तो यूएस और सब सहारन अफ्रीका में ये 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें क्या है कि जो भी एलिजिबल देश होंगे, मतलब ये इस तरीके से है कि मान लो कई देश हैं, उनके बीच में व्यापार हो रहा है, तो उनके प्रोडक्ट आपस में बिना किसी टैक्स के, जैसे मान लो एक कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है, और यहाँ से ए से बी में चीज़ें जा रही हैं, तो किसी प्रकार का ऐसा टैक्स ना लगे, तो ड्यूटी फ्री एक्सेस हो। उसके बाद एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट किया जाए अफ्रीकन देशों से, ये किया जाए। इसका बेनिफिट क्या है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा, क्योंकि जो देश है वहाँ पे जहाँ पे ट्रेड बढ़ेगा, आपस में व्यापार होगा, चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, जॉब भी बढ़ेंगी, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अफ्रीका में होगा आसानी से। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है कि
कई सारे इस पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट से है। कौन से देश जो है पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे वही उसके लिए हैं, तो इससे क्या है कि जो गोल है वो अचीव नहीं हो सकता है, मुश्किल होगा। रिस्क जो है अगर यूएस मार्केट पे बहुत अधिक रिलायंस है, क्योंकि उसी से अफ्रीकन देश साथ में आके और फिर मान लो एक्सपोर्ट करते भी हैं, तो यूएस मार्केट में मान लो ओवर रिलायंस है। अब मान लो वहाँ पे बहुत सारे ऐसा स्थिति ऐसी बन जाए कि कई सारे उसमें लिमिटेशंस यूएस मार्केट के अंदर अगर लग जाएं, तो फिर ये इतना सक्सेसफुल चीज़ें नहीं होंगी। तो अब कहा ही जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आए तो हो सकता है कि चीज़ें आसान हो जाए यूएस मार्केट में एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकता है। मान लो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी अगर हुई पिछली बार की तरह तो दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ट्रेड बेनिफिट्स की जो बेनिफिट, जो व्यापार से रिलेटेड बेनिफिट्स है उसको लॉन्ग टर्म लेकर जाया जा सके और देश भी आपस में इससे अपना आर्थिक रिलेशन मेंटेन कर सके। तो जो प्रेसिडेंट थे, मतलब जो बाइडेन है, उन्होंने अर्ज किया रीऑथराइजेशन फॉर 2025, प्राइवेट सेक्टर्स एंगेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। ये रिसेंट डेवलपमेंट्स आपके हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करना, लेबर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, लेबर जो प्रैक्टिसेस हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को वो भी इंप्रूव करना। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि लेबर स्टैंडर्ड मेंटेन करना और बहुत सारी। तो इसमें ना जो लीस्ट डेवलप्ड देश हैं और जो ज़्यादा डेवलप्ड देश नहीं हैं या डेवलपिंग देश हैं, तो उनके लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। मतलब दे हैव टू फेस सर्टन थिंग्स, मतलब उनके लिए चीज़ें आसान बिल्कुल भी नहीं होती ऐसे कंसिड्रेशन के वजह से, क्योंकि फिर लेबर स्टैंडर्ड्स और ये सब फिर कॉस्ट से जोड़ा जाता है, सब्सिडी है तो उससे जोड़ा जाता है, तो चैलेंज बन जाता है। फिर मार्केट एक्सेसिबिलिटी रोका जाता है इस वजह से, या फिर कहा जाता है कि यार देखो इसका प्रोडक्ट आ रहा है तो इस पर टैक्स लगा दिया जाए, तो इससे मार्केट एक्सेसिबिलिटी जो है वो आपका अफेक्ट हो सकता है। और अगर इस एक्ट के तहत देखो कोशिश ये की जा रही है कि अफ्रीकन देशों के साथ जो अफ्रीकन देश हो एक्सपोर्ट कैसे प्रमोट करे, प्रोडक्ट को की एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करे, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे लेकर आए, तो ये सब इस एक्ट की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना, यूएस मार्केट टारगेट करना, तो यूएस की पॉलिसी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं माइंड के अंदर आपको रखना है। तो हो सकता है कि चेंजेस कुछ किए जाएं ये लेबर राइट्स को लेके और क्लाइमेट इश्यूज़ को लेके कुछ फैक्ट चेंजेस अगर किए जा सकते हैं, और ये सब चीज़ें, ये जो AGOE है, OA है, इसका फ्यूचर अफेक्ट करेगा। ये सब आपको प्रहार बैच का अगर आप हिस्से हैं तो ये माइंड मैप आपको मिलेंगे, फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो, नोट बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, EU रेगुलेशन बैक्स इस EISAI बायजन अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, तो ये जो अल्जाइमर डिजीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ समय पहले ये एक दवा थी जिसका नाम लीकेम्बी करके था। ठीक है, लीक्यूम्बी, जो भी आप नाम बोलना चाहो, तो ये दवा थी। पहले इसको बंद कर दिया गया था, अब हो सकता है प्रेशर वशर बनाया गया हो कुछ। तो यहाँ पे आप देखो अल्जाइमर जो पेशेंट है उनके लिए, बट इसको बैन इसलिए किया गया कि कई इश्यूज बताए गए, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लडिंग, मतलब ब्रेन में स्वेलिंग हो जाना, ब्लीडिंग, इसके साइड इफेक्ट थे। बट कहा यह गया कि कुछ ऐसे सर्टेन जीन्स अगर प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर, उन्हीं पे ये साइड इफेक्ट दिखेगा। ऐसा अभी रिसेंट स्टडी की गई। अब इसमें देखो कितना, कैसे आप पता करोगे कि वो जीन उसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता और उसको दवा दे दी तो उसका तो ये दिक्कत हो जाएगी ब्लीडिंग और ब्रेन स्वेलिंग का। तो ये क्या है कि जो ओरिजिनल फोकसिंग ऑन दोज विथ वन और नो कॉपी ऑफ APOE4 जीन वेरिएंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि APOE4 जीन वेरिएंट रिसेंटली न्यूज में, इट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द अल्जाइमर डिजीज। बहुत टेक्निकल उस पर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये जीन आपका है। वेरिएंट का मतलब क्या होता है, जीन वेरिएंट शब्द का क्या मतलब है कि जो जीन है उस जीन के अंदर सर्टेन बदलाव हो जाना, तो उसका वेरिएंट फॉर्म होता है। ठीक है, कोई भी, जैसे अब कमेंट सेक्शन में बताओ जीन कहाँ प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जीन कहाँ पाई जाती है, कोई भी जो जीन है वो कहाँ पाई जाती है, आप जरूर से बताएं। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, अब ये हाईलाइट उन्होंने किया है कि डिपेंड करता है कि कि अगर कुछ स्पेसिफिक जीन के प्रेजेंट ना प्रेजेंट होने की वजह से इसको अलाउ कर दिया है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, रशिया शट डाउन मॉस्को का फेम्ड गुलाग म्यूजियम। तो आपको याद रखना गुलाग म्यूजियम क्या है। तो ये म्यूजियम क्या है, ये म्यूजियम बेसिकली इसको बंद करने की बात की जा रही है। तो ये म्यूजियम आपका डेडिकेटेड है टू द विक्टिम ऑफ सोवियत एरा रिप्रेशन, जो सोवियत एरा के अंदर रिप्रेशन हुए थे, है ना, तो उसको ये म्यूजियम रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें विजिटर्स नहीं आए, मतलब एक कहा गया कि फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं, तो वो तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। तो अब कोई सोवियत एरा रिप्रेशन दिखाएगा तो उसको तो वो क्यों रखेंगे, वो भी रशिया के अंदर। तो ये रीज़न हो सकता है। बाकी कॉस्ट तो यही बताया गया कि कम विजिटर्स हैं और जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है इकोनॉमिक लेवल पे, और साथ में ये जो हिस्ट्री है उसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन है।
ये बहुत देखने को मिलता है। तो जो यूएस पार्लियामेंट है, सॉरी जो रशियन पार्लियामेंट है क्रेमलिन, वहाँ पे उसका अलग, तो उसका इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री का है, इनका जो है जो इस विचारधारा को रखते हैं उनका अलग इंटरप्रिटेशन है। उसके कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए शायद ऐसा प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक आप पूरे यूट्यूब में सर्च करना, किसी को आपको नहीं मिलेगा, कोई कवर नहीं करेगा, बट ये हम कवर करते हैं। यहाँ पे ये मतलब नहीं कि ये स्टिकर जो कंटेंट है वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तजाकिस्तान लॉस्ट ओवर 1000 ग्लेशियर इन लास्ट 3 डिकेड। अब मैं टॉपिक जो आपसे कवर कर रहा हूँ आगे जाके कि ग्लेशियर्स जो है वो खत्म हो रहे हैं, लगभग 1000 ग्लेशियर डिसअपियर हो रहे हैं। अब इससे क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ज्योग्राफी का प्रश्न है कि ग्लेशियर्स का क्या इंपैक्ट, अगर आपसे यही पूछा जाए तो आपको याद रखना वाटर सप्लाई को इंपैक्ट करेगा, ये इंपैक्ट करेगा वाटर सप्लाई को, ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक तो ये है क्लाइमेट चेंज है, रैपिड क्लाइमेट चेंज है, इससे भी जैसे वार्मिंग और ये सब भी हो रहा है, तो इसमें भी ग्लेशियर मेल्ट हुआ। कमेंट सेक्शन में बोलो, आप बताना, अगर ऐप में क्लास देख रहे हो तब भी और यूट्यूब में देख रहे हैं तब भी, कि आप ये बताइए कि जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ जो बदलाव हो रहा है, मेडिटेरेनियन सी और उस देश के आसपास जो बदलाव हो रहा है, उससे भारत में जो मौजूद ग्लेशियर्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। आपकी अगर ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप जरूर से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्लेशियर्स आप ध्यान रखो, इसमें कुछ एक ग्लेशियर आप याद रखना जो कि एक तो जेरावसन ग्लेशियर है तजाकिस्तान के अंदर लोकेटेड, तो ये ध्यान में रखना। आपसे पूछे कि कहाँ लोकेटेड है तो आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे है। दूसरा आप देखो फेड चैंको ग्लेशियर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, वो आप ध्यान रखना, फेड चैंको, ठीक है। कुछ रिवर्स के नाम याद रखना, जैसे जो अराल सी में, तो यहाँ पे रिवर्स हैं, तो कई सारे ऐसे रिवर्स आपकी हैं, है ना। तो लाइक रिवर बेसिन रिपब्लिक, कई सारे ऐसे हैं रिवर्स प्रेजेंट है अलग अलग, सेंट्रल तजाकिस्तान, साउथ वेस्टर्न तजाकिस्तान और इन सब जगहों में। तो क्लोज बेसिन ऑफ द लेक ऑफ द ईस्टर्न पामीर जो नॉट्स है, मतलब जो एक जगह है जहाँ पे कई आपके माउंटेन रेंजेस मिल रहे हैं। लार्जेस्ट रिवर जो यहाँ प्रेजेंट है वो है प्यांज, वक्श, सिर दरिया, जरावशन, खाफी निगान, बरतंग, ये सब रिवर्स हैं। ज़्यादातर मेजर जो रिवर्स हैं वो उनका माउंटेनस ओरिजिन है। देखो ये क्यों है, क्योंकि देखो ग्लेशियर्स हैं, मैं क्या हम लोग डिस्कस करें, ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी तो उससे जो रिवर्स हैं, रिवर्स का फ्लो डैमेज होगा, क्योंकि ग्लेशियर से ही रिवर बन रही है। अब ग्लेशियर ही नहीं होगा, रिवर में पानी कहाँ से आएगा, तो रिवर अफेक्ट होगा, फिर रिवर के अलॉन्ग पूरी जो लाइफ है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट। तो ये आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, कमेंट जरूर से करें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द वाटर रिसोर्सेस है ये बेसिन ऑफ प्यांड्स और वक्श रिवर जो है उसके अलॉन्ग है। तो ये रिवर्स के नाम आप याद रखना, आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये लोकेटेड कहाँ है। दे आर लोकेटेड बेसिकली जो आपके मतलब तजाकिस्तान का रीजन है उसके अलॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ याद रखना, ये भी अमू दरिया और काइसिल सिलियो रिवर, ये रिवर याद रखना। बाकी देखो बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये रिवर्स यहाँ पे है, क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ है ना। तो यहाँ पे ये न्यूज़पेपर में तो ये सब नहीं दे रखा। अभी हम लोग का काम क्या है टीचर के रूप में, कि आपको ये चीज़ बता देना कि अच्छा प्रश्न पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। अब जैसे अब रिवर नहीं है तो रिवर क्या लॉन्ग है, तो आप ये समझो। मैं आपको छोटा सा बात बोलता हूँ कि जैसे रिवर है, अब रिवर गंगा रिवर आप देख लो, तो गंगा रिवर है। अब रिवर जहाँ जहाँ बहती है उसके आसपास का जो मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्यों, कोई भी रिवर के अलॉन्ग फर्टाइल होगा, क्यों फर्टाइल होता है, एलुवियल सॉइल बनती है। अब इसका प्रोसेस आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो सॉइल है वो उसका फॉर्मेशन अफेक्ट होगा, और दूसरा सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट होगी, फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा, तो इससे फूड सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई अफेक्ट होगा। अब ये सब किसके लिए, इंसानों के लिए है। तो वहाँ आसपास की बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होगी, हम भी अफेक्ट होगी, पानी के बिना जीवन कैसे सस्टेन करोगे। तो ये सब चैलेंजेस जो है फ्यूचर के अंदर आएंगे बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर मेल्टिंग, ठीक है। तो इसका अगर आपसे इंपैक्ट पूछे तो ये सब बातें याद रखना, ये सब देखना, यहीं से प्रश्न फिर मेंस और इन सब जगह में आते हैं। एक चीज़ अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बबलिंग विथ लाइफ, तो यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल जो है वो फाउंड किया गया है। तो ये अभी आपको याद रख लेना कि लार्जेस्ट वर्ल्ड का जो कोरल है वो फाउंड किया गया है। ये मैंने नोट्स आपके लिए ऐड किए हैं। तो ये देखो सोलोमन आइलैंड के अंदर इमेज है, लेकिन ये ऐड कर लिया। सोलोमन आइलैंड अभी मैं आप में दिखाता हूँ कहाँ है, कौन सी स्पीसीज का जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल है। जैसे आप इमेज देख सकते हो, दैट इज पवोना क्लेवस स्पीसीज को बिलोंग करता है, और ये लगभग 500 ईयर्स ओल्ड है इसका, है ना। तो ये विड्थ और ये सब मेंशन है, ये तब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये इमेज है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, इसको जो है कंसिडर किया जा रहा है। अब इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कोरल्स क्या है, एक जीव होता है जिसे बोलते हैं पॉलिप।
POLYP। तो ये जो पॉलिप होता है वो जीव प्रेजेंट होता है, वो मरेगा उसके बाद दूसरा आएगा, वो मरेगा उसके बाद तीसरा आएगा, तीसरा मरेगा चौथा आएगा, चौथा मरेगा पांचवा आएगा, ऐसे करके बहुत सारा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सबसे बड़ा जो कोरल है वो पाया गया है और जिसका नाम और स्पीसीज हमने देखा है। इसमें बहुत सारी जो ये होता है, तो जैसे आप ये देखोगे ना, ये जैसे ये कोरल्स बनते हैं, कोरल मिल के कोरल रीफ्स बनते हैं, यहाँ बहुत सारे दूसरे जीव जो है प्रेजेंट होते हैं, मछलियाँ प्रेजेंट होती हैं और भी दूसरे जो समुद्री है जीव है, इसे कंसिडर भी किया जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन और काफ़ी हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन के रूप में भी इसे कंसिडर जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल हेरिटेज ऑफ सोलोमन आइलैंड के रूप में कंसिडर भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहा गया कि हाँ ये कोरल डब्ड, इस कोरल को बिग मोमा बोला गया है। अब मोमा पापा इन्होंने ऐसा बोल दिया। उसके बाद और क्या चीज़ इसमें बोली गई है, बाकी मैप में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो और यहाँ कहा गया कि देखो धीरे धीरे जैसे जैसे समुद्र है, समुद्र का जैसे ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 और ये सब मिलेगा वो पानी के साथ मिलके एसिडिक फॉर्म, जैसे मान लो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड से फिर ये जो है डैमेज हो सकता है, हाई टेम्परेचर और इन सबसे कोरल ब्लीचिंग होती है। जो पॉलिप होता है, पॉलिप के ऊपर जो एल्गीज होती है जिसे जूजेंथली एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। जूजेंथली एल्गी होती है, तो वो जूजेंथली एल्गी ही कोरल्स के लिए खाना बनाते हैं, पॉलिप जो जीव होता है। अब उसकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से अगर वही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि ये जो आपके मतलब आप ये कह सकते हो कि फिर ये दिस कोरल्स आर आल्सो नॉट एबल टू सर्वाइव, कोरल ब्लीचिंग जो है वो देखने को मिलती है और इससे फिर पूरी जो डाइवर्सिटी, मैराइन डाइवर्सिटी, वो भी आपकी अफेक्ट जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैप में आपको बता देता हूँ। अगर पहले आप ये देख लो, पहले जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आप ऑस्ट्रेलिया देख लो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास आपका ये सोलोमन आइलैंड है। ठीक है, ये सोलोमन आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये सोलोमन आइलैंड जिस पर जहाँ पे पाया गया है। कोरल सी ये लोकेटेड है, सोलोमन सी ये लोकेटेड है, बिस्मर्क सी ये लोकेटेड है ना। ये सब थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पैसिफिक आइलैंड पे हो सकता है इस साल प्रश्न हो। मैपिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो UPSC में भी सेम आता है। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा किया है। तो डबल चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड एंड कोरल अटोल। तो अभी ज्योग्राफी में भी आपका देखो UPSC ऐसे ही पूछती है कि जब आप कोरल्स की बात करोगे ना, तो जैसे मान लो कि जब आप पढ़ोगे तो जैसे हमारा लक्षद्वीप है, वो भी उसका भी जो नेचर वो क्या है, कोरल है। ठीक है, तो कोरल्स में कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे फ्रिंज रीफ होता है, एक होता फ्रिंज रीफ, एक होता बैरियर रीफ, अगर आप थोड़ा ज्योग्राफी पढ़े होगे, बैरियर रीफ, और एक होता एटोल। ठीक है, एटोल बेसिकली कैसा होता है, ऐसे स्ट्रक्चर का ऐसे निकला हुआ ऐसा होता है, आइलैंड फॉर्म में होता है। यहाँ अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे आइलैंड बन सकता है। तो ये ठीक है, तो ये जैसे बैरियर रीफ कौन सा होगा, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ है। तो मेनली ये जो वाटर बॉडी है ना, कोई वाटर बॉडी है, लगून है, उसके अराउंड थोड़ा थोड़ा कोरल डेवलप होगा, फ्रिंजिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा तो बैरियर रीफ हो जाएगा, और थोड़ा रेज्ड हो जाएगा तो अटोल हो जाएगा। आप गूगल में इमेज देख सकते हो। तो यहाँ पे कोरल अटोल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, सोलोमन आइलैंड के अलॉन्ग कोरल अटोल्स है। दूसरा वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि कई सारे आइलैंड जो आर्क्स हैं वो फॉर्म होते हैं। क्यों फॉर्म होते हैं, उसके पीछे क्या है कि देखो ये पूरा का पूरा जो इलाका है यहाँ पे कई चीज़ें प्रेजेंट है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कई बार किया। एक होता है हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई भी प्लेट है और प्लेट के नीचे ऐसा वॉल्केनो टाइप जो है वो रहता है, तो वो धीरे धीरे ऐसे करके वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है और ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन होगा ऐसे, यहाँ वॉल्केनिक, फिर ये इधर मूव कर जाएगा, फिर दूसरा एरिया आएगा, ऐसे करके वो आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिस्मिक एरिया है। क्यों, क्योंकि रिंग ऑफ फायर रीजन है, रिंग ऑफ फायर है, साथ में जो पैसिफिक ओशन रीजन है वहाँ पे आपके कई सारे प्लेट्स प्रेजेंट हैं इस रीजन के अलॉन्ग। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे सिस्मिसिटी भी बढ़ा देती हैं काफ़ी अधिक। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से कई वॉल्केनिक जो आइलैंड्स बनते हैं, प्लस यहाँ कोरल्स भी प्रेजेंट हैं, और है ना, कोरल्स का भी आपको याद रखना है कि दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, एक बार देखो, एक बार मुझे सर्च करना, मैं कहीं रीड कर रहा था अबाउट कोरल ट्रायंगल। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप पढ़ना कहीं कोरल ट्रायंगल में जो जगह है, कोरल ट्रायंगल। तो थ्री सिस्टर, अच्छा, द कोरल वाज डिस्कवर्ड एट द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द सोलोमन आइलैंड इन द एरिया नोन एज थ्री सिस्टर। हाँ, ये बताना था मुझे, थ्री सिस्टर एरिया कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो इन द एरिया नोन एज थ्री सिस्टर, तो सोलोमन आइलैंड के अलॉन्ग एक इलाका है थ्री सिस्टर, वहीं पे ये पाया गया है। ये थोड़ा सा यही मुझे मन में आ रहा था। एक बार देखना कोरल ट्रायंगल करके कुछ है कि नहीं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये जो टॉपिक जैसे मैं कवर करता हूँ, ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपके लिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपको बना के कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको जो प्रीलिम्स का, जैसे मैं अभी जो 5M सीरीज हमारी होती थी, ऐसे ही लगभग 1 साल का कंटेंट आपको कंपाइल करके इस टेस्ट सीरीज में मिलेगी।
ठीक है। तो इसमें कंटेंट जो है लगभग 1000+ पेज का होगा। इसमें 8 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उसमें 6 टेस्ट मैं ले चुका हूँ। 7वां टेस्ट आपका होगा जो कि इस मंडे को है। सिलेबस आपको मैं दे दूंगा, आज ही अपलोड हो जाएगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस 2 दिन पहले ही रहता आपके पास, वो 8 सेट कंप्लीट होने। नेक्स्ट 2-4 दिन 5 दिन के अंदर सेट 9 आ जाएगा, फटाफट सेट 9 10 ऐसा करके सेट आते रहेंगे। उससे काफ़ी कंटेंट होता है, ऑलरेडी 300-400 पेजेस अपलोडेड है। ऐसे करके हम लगभग 1000 पेज का कंटेंट करेंगे। ये बहुत 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 अल्टीमेट और इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहेगा। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। लगभग 1.5 से 2 ईयर्स का कवरेज रहेगा, और कोई भी मार्केट के अंदर अवेलेबल कंपाइलेशन है, मैं खुल के चैलेंज कर रहा हूँ, वो उसको मैच नहीं कर पाएगा। अब पिछली बार भी कितने क्वेश्चन आए आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लगभग 50 के आसपास प्रश्न प्रीलिम्स में थे जो सेशन में डिस्कस हुए थे, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन के सोर्सेस हैं आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। यूट्यूब में मतलब मेरे सेशंस हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। भी ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं और जगह पर, आप यूट्यूब में सर्च करोगे सेशन में डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मैंने शो किया है। तो ये चीज़ अगर आप मान के बैठें और इस चीज़ को समझें कि अगर आप राइट कंटेंट पढ़ेंगे, तो राइट कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको आउटपुट भी राइट जो है वो मिलेगा, ठीक है। जो रिजल्ट है वो आउटपुट, अगर आप कंटेंट ही सही नहीं पढ़ोगे तो फिर आप अच्छा रिजल्ट का कामना नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल के बताऊंगा, और इस बार बोल के बताऊंगा। पिछली बार भी थोड़ा ही बोला था, बट इस बार बोल के बता रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस चीज़ों को प्लीज़ सीरियसली लेते हुए करना है। और ये सब कंटेंट मैं प्रीलिम्स बैच में ही प्रोवाइड करूँगा, फ्री अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट है, और ये कोर्सेस आपके चल रहे हैं, ये सब आपको गो थ्रू हो जाने हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, इथिक्स है, आकलन सीरीज, अभी आप पूरा प्लान कर लो क्या है इसमें। पूरा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका आंसर इवेल्युएशन होगा, इसमें आपके जो ये 200+ आंसर्स होंगे, 5 1-to-1 सेशंस होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 5 एसेज होंगे। ये 1 साल की वैलिडिटी, बाकी 3-6 मंथ के लिए। ये प्रहार बैच है जिसमें आपको माइंड मैप और ये सब, प्लस पूरा कंप्लीट कवरेज 2 साल का कंटेंट आपको लेक्चर वाइज में होगा, प्लस हिंदू का सेशन कंपाइल्ड आपको मिलेगा प्रहार बैच के अंदर। ये सब कंटेंट आपको अपलोड होगा और आपको अपने समय के अनुसार देखना है, और बाकी ऐसे का और ये सब कोर्सेस आप देख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज्वाइन करने के लिए saurabh-pandey-upsc.com पे जाना है, उसके बाद ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, और कोर्सेज पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इस सेशन का टेलीग्राम चैनल पे आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना, PDF आपको मिल जाएगा, या saurabh-pandey-upsc.com पे भी मिल जाएगा। क्वेश्चन देखो, व्हाट रोल बायोडाइवर्सिटी हैज़ ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, 10 नंबर पे जरूर से लिखो। और कल मैंने आपके लिए मतलब जो टेस्ट है वो है, जो आंसर राइटिंग का सेकंड लेक्चर डाला हुआ है, प्लीज़ उसको थोड़ा समय देके गो थ्रू जरूर से हो। सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।